हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार सैनी आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ और उस टॉपिक का नाम है यूएनओ। तो इसके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यूएनओ जिसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएनओ इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका पूरा नाम है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे मेन बात यह है कि जो यूएनओ है उसकी क्या जरूरत है, उसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो इसका रीजन जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं इसके लिए इसका थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। तो इसकी स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। 1914 से लेके 1900 पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध है, 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो इन 2 विश्व युद्धों ने यह पूरी दुनिया को यह सबक सिखा दिया कि युद्ध करना कितना खतरनाक होता है। युद्ध दोनों जो विश्व युद्ध हुए उसमें जो जनता लाखों की तादाद में मारी गई थी और उसके अलावा धन का काफी नुकसान हुआ, हथियार बर्बाद हो गए और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। तो दोनों विश्व युद्धों से सबक लेते हुए सारे देशों ने यह फैसला कर लिया कि हमारे को अपनी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए और कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो हमारे को बचा सके, विश्व युद्धों से बचा सके और हमारी रक्षा कर सके। तो इसी कारण सभी देशों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया। उस संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके पीछे जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि आगे भविष्य में कोई विश्व युद्ध ना हो। अगर कोई विश्व युद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए? वो सौंपी जाए यूएनओ को। यूएनओ पूरा जिम्मेदार होगा और विश्व शांति कायम करने में उसका एक अहम योगदान होगा। अगर कोई देश सबसे पहले इसका कार्य यह है कि वो सबसे पहले उसको शांति से समझाएगा। अगर वो शांति से नहीं मानता है फिर वो सैनिक कार्रवाई द्वारा उस देश को समझाएगा। तो ये 2 तरीके दें। तो इसके लिए विश्व युद्ध जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जो अंग थे अलग अलग विभागों, अलग अलग जो भागों में बांट दिए। अब यूएनओ के जो 6 अंग थे, 6 अंग बन गए और 6 अंगों से बनकर यूएनओ का निर्माण हो गया। तो
उन 6 अंगों के मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं। पहला अंग था महासभा। महासभा। दूसरा अंग था सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग था सचिवालय। चौथा अंग था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा अंग था न्यायशीता परिषद। छठा अंग था आर्थिक व सामाजिक परिषद। इन 6 अंगों से मिलकर यूएनओ का निर्माण हो गया। तो यूएनओ में ये 6 अंग मिलकर अपना अपना इनको अलग अलग जो जिम्मेदारियां थी वो सौंप दी गई, और ये अपना जो दायित्व है उसका पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करते थे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं महासभा। देखिए साथियों, महासभा है, महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से भी पुकारा जाता है। विश्व की लघु संसद। जैसे एक देश में संसद होती है, भारत में संसद है, वैसे पूरी दुनिया की एक संसद है जहां पे बहस होती है। सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, पीएम हैं, विदेश मंत्री हैं, वो एकत्रित होते हैं और दुनिया की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। अगला टॉपिक है, अगला बिंदु सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद यह सबसे अहम अंग माना जाता है। 6 जो अंग हैं उनमें सबसे अहम अंग माना जाता है सुरक्षा परिषद। इसको पुलिसमैन के नाम से भी पुकारा जाता है। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन के नाम से पुकारा जाता है। इस सुरक्षा परिषद में इसके में टोटल जो देश हैं वो है 15 देश शामिल हैं। लेकिन इनमें 5 देश स्थायी हैं, 5 देश जो हैं स्थायी हैं, और 10 जो देश हैं वो हैं अस्थायी। अब एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे देश कौन से हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी के बारे में कभी नहीं पूछता एग्जाम में कि अस्थायी सदस्य देश क्यों, क्योंकि इनका कार्यकाल अस्थायी होता है, 2 साल के लिए रहते हैं और 2 साल बाद में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन जो 5 देश हैं उन 5 देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो वो 5 देशों के नाम मैं बताना चाहूंगा आपको। 5 देश ऐसे कौन से हैं जो परमानेंट स्थायी हैं,
वो कभी उनकी जो कार्यकाल है वो खत्म नहीं होता है। उन देशों के नाम मैं लिख रहा हूं। 5 देश वही है जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता देश बने, वही स्थायी सदस्य देश बने। उनका नाम है, सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा अमेरिका, सेकंड है रूस, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है ब्रिटेन, फिफ्थ है चीन। ये 5 देश स्थायी माने गए हैं, स्थायी सदस्य हैं। ये 5 देश स्थायी माने गए हैं और इनको एक पावर दिया गया है जिसको वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। वीटो पावर। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि वीटो पावर के बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वीटो पावर होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। वीटो पावर क्या होता है? देखिए, वीटो का मतलब होता है मना करना। तो वीटो पावर का उपयोग ये केवल इन 5 देशों को ही मिला हुआ है। जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी देश हैं उनको वीटो पावर मिला हुआ है। तो वीटो पावर होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। वीटो पावर होता क्या है? तो वीटो पावर का मतलब होता है कि यदि जो महासभा में जितने भी देश हैं, देखिए महासभा में जो टोटल देश हैं, महासभा के टोटल देशों की संख्या 193 है। 193। तो 193 देश महासभा में बैठते हैं और फैसला करते हैं, उसके बारे में सुनवाई करते हैं। तो इन 5 जो देश हैं सुरक्षा परिषद के, उन 5 देशों में से यदि किसी फैसले के ऊपर एक देश ने भी मना कर दिया कि कोई सा भी फैसला हो, यूएनओ का कोई सा भी फैसला हो, यदि इन 5 देशों में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो फैसला कैंसिल है, वो क्या हो जाएगा? नामंजूर हो जाएगा। नामंजूर कहने का मतलब जो बाकी के देश हैं, 192 देश हैं, 192 देश उस एक देश के सामने फीके पड़ जाएंगे। यानी कि एक देश का पलड़ा 192 देशों के ऊपर भारी है। तो अब आप समझ सकते हो वीटो पावर का मतलब कितना तगड़ा होता है। यानी कि एक देश 192 देशों के ऊपर भारी पड़ गया। यानी कि इन 5 में से किसी एक भी देश ने किसी काम को होने से मना कर दिया तो वो काम किसी भी हालत में नहीं होगा। तो इसी को ही वीटो पावर कहा जाता है। तो ये वीटो की जो शक्ति है ये केवल 5 देशों को ही मिली हुई है। एक बार मैं नाम दोहराना चाहूंगा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये ही केवल वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत को वीटो पावर प्राप्त नहीं है। यदि भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तब भारत को भी ये वीटो पावर की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी इसके लिए कोशिश प्रयास जारी है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है सचिवालय। जैसे प्रत्येक देश में सचिवालय होता है, सचिवालय राज्य में भी होता है, देश में भी होता है। तो सचिवालय में जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, जो भी कार्य होते हैं,
उनका लेखा जोखा यानी कि कर्मचारियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, देश का जितना भी कार्य किया जाएगा वो सचिवालय में, कैबिनेट के जो भी कार्य हैं वो सचिवालय में किए जाएंगे। उसके अलावा राज्य में भी सचिवालय होता है, तो राज्य के भी जो भी सरकारी कार्य हैं वो सचिवालय में किए जाते हैं। वैसे ही ये सचिवालय किसी देश या राज्य का नहीं है, ये पूरे विश्व का सचिवालय है, यूएनओ का सचिवालय है। तो इस सचिवालय में जितने भी देश यूएनओ में शामिल हैं, 193 देशों का जो कार्य है वो इस सचिवालय में लिखित रूप से दर्ज होता है, रिकॉर्ड सारा इसमें रहता है। और इसमें सरकारी कर्मचारी और एक महासचिव होता है जो अपने यूएनओ का एक सबसे बड़ा पद माना जाता है, महासचिव का। महासचिव साथियों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ का पहला महासचिव कौन था। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूएनओ का पहला महासचिव कौन था, तो दूसरा महासचिव कौन था, तीसरा महासचिव कौन था और वर्तमान महासचिव कौन है। तो जो पहला महासचिव था उसका नाम था ट्रिगवेली, फर्स्ट महासचिव था ट्रिगवेली। ये, और यदि वर्तमान का पूछा, अगर एग्जाम में पूछता है वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। ये वर्तमान के हैं और ये पहले हैं, प्रथम। तो महासचिव का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है यूएनओ में, और महासचिव का डिसीजन भी बहुत महत्व रखता है। अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे देश में न्यायालय होते हैं, राज्य में न्यायालय होते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया के लिए भी न्यायालय बने हुए हैं। वो किसी एक देश के लिए नहीं, वो सभी देशों के लिए बने हुए होते हैं। 193 जो देश हैं उन सभी के लिए वहां पे यहाँ पे न्याय किया जाता है, और वो भी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य यह है न्याय दिलाना। अगर कोई देश न्यायिक रूप अगर न्याय मांगने के लिए आता है, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण ले सकता है। तो इस प्रकार से ये था चौथा बिंदु। अब पांचवा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सॉरी न्यायशीलता परिषद। न्यायशीलता परिषद ये क्या होती है? देखिए, ये जो पिछड़े हुए देश, जो पिछड़े और गरीब जो देश हैं, उन देशों को न्याय दिलाने का जो कार्य किया जाता है वो कार्य न्यायशीलता परिषद के अंतर्गत आता है, और इनको उचित न्याय दिलाया जाता है। फिर छठा बिंदु है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें सामाजिक रूप से जो देश पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से जो देश पिछड़े हुए हैं, कहने का मतलब आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? यूएनओ दिलाएगा। तो ये जिम्मेदारी यूएनओ की होती है। अब मैं एक बार इनके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन महासभा का मुख्यालय कहाँ है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इनके मुख्यालय भी
अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक के मुख्यालय भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले महासभा की बात करें तो महासभा का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत ही अच्छा शहर है और बहुत बड़ा शहर है, सभी जानते हैं इसको। फिर सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। सचिवालय, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका मुख्यालय है हेग। हेग एक शहर है और यह पड़ता है नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। न्यायशीता परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। और आर्थिक व सामाजिक परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में भी। कहने का मतलब यह है, केवल एक यूएनओ के एक अंग को छोड़ दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दें, तो 5 अंगों के जो मुख्यालय हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित है। केवल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा है जिसका मुख्यालय अलग है, हेग नीदरलैंड में। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि ये सारे न्यूयॉर्क में ही क्यों हैं, अमेरिका में ही क्यों हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अमेरिका सबसे आज के समय में सबसे ताकतवर देश है, सबसे बड़ा जो पैसे वाला देश है, सबसे ज्यादा हथियार उसके पास है, सबसे ज्यादा शक्तियां उसके पास है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा जो पैसा है यूएनओ को देने वाला एक ऐसा देश है जो सारे 192 देश मिलकर जितना पैसा नहीं देते उससे कई गुना ज्यादा पैसा केवल अमेरिका फंड के रूप में पैसे देता है। इसलिए यूएनओ भी अमेरिका के सामने हम कह सकते हैं कि वो भी झुकता है। क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा फंड यूएनओ को देता है। इसलिए अमेरिका ने जितने भी मुख्यालय थे वो अपने ही देश में स्थापित करवा लिए। और आज भी अमेरिका कोई भी कार्य करने के लिए पूरे यूएनओ के ऊपर दबाव बना देता है। उसका यही कारण है क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो अमेरिका खर्च कर रहा है। तो ये यूएनओ के बारे में मैंने आपको 6 बिंदु बताए हैं। और इसके बारे में एक लास्ट चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यूएनओ वास्तव में क्या धरातल के ऊपर उतरा है, उसने काम किया है, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में उसने काम किया है। उसका अंदाजा हमारे को कैसे लग सकता है? उसका अंदाजा हमारे को इसी चीज से लग सकता है कि हम तीसरे विश्व युद्ध से आज तक बचे हुए हैं। अगर यूएनओ नहीं होता तो आज तीसरा विश्व युद्ध हो चुका होता और पूरी दुनिया में तबाही मच जाती। और ऐसा आज हम जिस स्थिति में हैं, क्या पता उस स्थिति में रहते या नहीं रहते। इसलिए यूएनओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज बड़े विश्व युद्धों से बचाने में और किसी भी देश को हमला करने से रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसकी यह जिम्मेदारी है कि यदि कोई देश हमला करेगा तो ये उस देश को कंट्रोल करेगा। तो एक तरह से इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और इसको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए ही इसका निर्माण किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको पीछे वाला वीडियो देखना है, पीछे वाला मैंने एक वीडियो
बनाया था, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। शीत युद्ध के बारे में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।